We are in conversation with Dr. Rajni, pediatric neurologist. डॉक्टर रजनी, अब हम स्पेशली बात करेंगे ऑटिज़म की, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट ऑटिज़म और ऑटिज़म वर्सेस AHD ऑल्सो। अगर हम ऑटिज़म की बात करें तो सबसे पहले डायग्नोसिस की बात करते हैं। क्या आपकी OPD में ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमें नहीं पता हो रहा है ऑटिज़म है या नहीं, हम एक सीटी स्कैन नहीं, MRI करवा लेते हैं, आप बता दीजिए कि बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं। सो क्या ब्रेन के स्कैन्स ऑटिज़म को डायग्नोज कर सकते हैं? सो ऑटिज़म या ADHD को डायग्नोज करने के लिए क्लिनिकल इम्प्रेशन इज़ द डायग्नोसिस। इट इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। कुछ असेसमेंट टूल्स होते हैं टू गाइड अस मोर कि हाँ दिस इज अ चेकलिस्ट काइंड ऑफ टेस्ट। जी। सो वो भी हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि ऑटिज़म के जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट अलग होते हैं। वो टेस्ट पेपर वर्क वाले टेस्ट होते हैं। जो भी टेस्ट कर रहा है वो ऑब्जर्व करता है, आपसे क्वेश्चनर पूछता है, क्वेश्चनर बेस्ड टेस्ट है। कुछ सवाल किए जाएंगे, येस नो किए जाएंगे, नंबर्स दिए जाएंगे, फिर उनका गणित करके बताया जाएगा कि येस है या नहीं है। राइट। तो क्योंकि वो टेस्ट बहुत कॉमनली नहीं होते तो वो अवेयर ही नहीं होते कि ऐसे भी टेस्ट होते हैं। राइट। सो जिनको हम असेसमेंट टूल बोलते हैं। जी। सो ऑटिज़म इज़ फर्स्ट यू स्क्रीन, यू फील कि हाँ ये एट रिस्क में है बच्चा, देन यू गो थ्रू योर असेसमेंट चेकलिस्ट। यू मे डायग्नोज ऑटिज़म एट एनी एज आफ्टर 3 years of age. ओके। 3 years से पहले सिम्टम दिख जाते हैं। ऑटिज़म 4 years या 5 years पे नहीं डेवलप होता। राइट। सिम्टम्स आर देयर, डायग्नोज आप 4 years पे कर सकते हैं, बट सिम्टम्स पहले से होने चाहिए, लेस देन 3 years of age. इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब उसको जब हम OPD में देखते हैं, हमने फीचर्स पूछ लिए उसके, जो भी सेट क्राइटेरिया है पूछा, असेसमेंट किया, दिस इज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मैडम ऐसे कैसे डायग्नोज हो जाएगा, दिस इज़ नॉट, आप कोई टेस्ट करा दो इसका। हाँ। सो दैट्स अ मिसकंसेप्शन एक्चुअली। राइट। ऑटिज़म में हम MRI स्कैन करें, EEG करें या कुछ भी अदर टेस्ट करें, इट विल नॉट लीड टू डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज़म। मोस्ट ऑफ द टेस्ट इन फैक्ट इज़ नॉर्मल. MRI scan of a typically developing child versus a neurodiverse child may be same, normal. It doesn't give you any diagnosis. राइट। There are specific indications जहाँ हम MRI करते हैं ऑटिज़म के केसेस में, जैसे मैंने बताया मुझे स्किन में न्यूरोक्यूटेनियस मार्कर्स दिखे, जी। आई विल गेट अ स्कैन डन। अगर हेड का साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, हाँ, स्कैन किया जाता है। अगर बर्थ पे हिस्ट्री है कि बच्चे ने डिले क्राई किया या हाइपोग्लाइसीमिया या नर्सरी में स्टे की हिस्ट्री है, जैसे छोटे बच्चे का जो वार्ड होता है NICU, इफ़ चाइल्ड इज़ अ NICU आउट गॉन, जैसे NICU ग्रेजुएट है या हाई रिस्क बेबी है, राइट, उसको हम स्कैन करते हैं। अगर उसके डेवलपमेंट में अदर डोमेन्स, जैसे इट्स अ न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर, बिहेवियर एंड मेंटल, अगर उसको फिजिकल भी डिले, जो बच्चा है नहीं चल पा रहा है, जी, ऑटिज़म का बच्चा आइडियली शुड हैव नॉर्मल फिजिकल माइलस्टोन्स, करेक्ट। अगर नहीं है, इट्स अ हाई रिस्क केस, इट इज़ अ एटिपिकल फीचर, वी राइट। गो फॉर MRI स्कैन। ओके। बच्चे को शीजर्स आया, कन्वर्जन है, वी गो फॉर MRI स्कैन। राइट। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सम अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विच कैन बी रिलेटेड टू दिस, MRI स्कैन। ओके। सो देयर आर सर्टन सेट गाइडलाइंस की इन केसेस में हमें MRI ऑफर करना है पेशेंट्स को टू फाइंड एनी रीज़न, क्योंकि ये एटिपिकल केसेस हैं। राइट। बट हर केस में हम बोलें कि MRI करें तो नहीं। जनरली पेशेंट्स रिलेट करते हैं कि इससे फीवर हुआ एंड बच्चे ने माइलस्टोन्स रिग्रेस किया, हाँ, या बच्चे को ट्रॉमा हुआ, गिर गया बच्चा बेड से, उसके बाद हो गया, या घर में कोई फैमिली में डिमाइस हुई है, कोई क्लोज रिलेटिव या दादा दादी कोई भी, उसके बाद बच्चे ने बोलना बंद कर दिया। सो दैट इज़ हाउ दे रिलेट टू सम इंसिडेंट और सम इलनेस। सो इन मोस्ट केसेस इट इज़ नॉर्मल, राइट। एंड वहाँ पे पैथोलॉजी आती है लेस स्टिमुलेशन की। उन सब टाइम पे बच्चे को ब्रेन में लेस स्टिमुलेशन मिला, तो जो हेल्दी साइनेप्सिस थे या जो साइनेप्सिस थे बोलने के लिए, वो सारे प्रून हो गए, राइट, वो डीजेनरेट हो गए, तो कनेक्शंस ब्रेन के ना बन पाए जो बोलने के लिए हेल्प करें। ठीक। सेकंड मिथ ऑटिज़म को लेकर यह है कि दवाई खाने से ऑटिज़म ठीक हो जाता है, क्या इज़ इट ट्रू? नहीं। सो ये हम बार बार अपनी OPD में बोलते हैं कि ऑटिज़म एक, पहला तो जैसे हम स्टार्ट ही किया था कि ऑटिज़म एक बीमारी नहीं है जी, कि हम दवाई दे दें और वो ठीक हो जाए। हाँ, इट्स अ कंडीशन, करेक्ट, इट्स अ डिसऑर्डर। ये बच्चे नॉर्मल बच्चे जो हमारी सोसाइटी का सेट रूल है कि बॉक्स में बच्चा ऐसा होना चाहिए, जी, उससे अलग है ये नॉर्मल बच्चे, फिजिकल ठीक है, आप स्कैन्स करो, टेस्ट करो, सब ठीक है, बट इनका बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन नॉर्मल से अलग है।
राइट. दे आर डिफरेंट. अब सब उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ये बॉक्स का रूल है, सबको इसी में फिट होना है. अच्छा. प्रॉब्लम वहीं आती है कि Right. दवाई देके उन्हें टिपिकली डेवलपिंग बनाना मुश्किल है. दे आर न्यूरो डाइवर्स. मेडिसिन उनका आंसर नहीं है. मेडिसिन के स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं. वन इज़ न्यूट्रिशनल डोमेन. यू हैव टू डू योर न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग ऑफ द चाइल्ड, जो आपको बिल्कुल ठीक रखना है. सेकेंड मेडिसिन का जो इंडिकेशन है वो है कोमॉर्बिडिटीज़, कि बच्चे को गट में इश्यूज़ है, पेट क्लीन नहीं हो रहा है, यू वांट टू गिव सम मेडिसिन. राइट. स्लीप में प्रॉब्लम है, यू मे ऑफर सम मेडिसिन. बिहेवियर बहुत हाइपर एक्टिव है, जो कि उसको थेरेपीज या ट्रेनिंग लेने में हैम्पर कर रहा है. मेडिसिन का इतना ही रोल है कि बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ, मदर की क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड जो इंटरवेंशन वो करना चाहते हैं वो कर पाए. राइट. फॉर सर्टन ड्यूरेशन वी प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन फॉर बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. बहुत एग्रेसिव है, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर है, यू वांट टू स्टॉप इट, यू कैन गिव सम मेडिसिन. राइट. So medicine is just add on to your therapy. Therapy plus Is the minus main. medicine. करेक्ट. करेक्ट. So it is not medicine plus minus therapy. Therapy plus minus medicine. राइट. फोर्थ थर्ड मिथ ये है कि क्या बड़े होकर भी किसी को ऑटिज्म हो सकता है, जैसे टीनेजर्स को, या उस एज में भी, या सिर्फ छोटे बच्चों में ही डायग्नोज होके इंटरवेंशन होता है? So autism के जो लक्षण हैं वो लेस देन 3 years आने चाहिए. अच्छा. ये DSM-5 क्राइटेरिया में है. ओके. वो डायग्नोसिस 6 years 7 years पे भी बनता है, जो बहुत ही माइल्ड ऑटिस्टिक किड्स हैं, हाँ. जो डायग्नोज नहीं हुए, सिर्फ स्पीच डिले करके चलते रहे, माइल्ड बिहेवियरल इश्यूज, प्ले स्कूल गए, स्कूल तक पहुंच नहीं पाए, या पहुंचे तो लर्निंग इश्यूज आए. तो जनरली ऐसे भी केस हैं जिनको हमने 6 years या 7 years पे डायग्नोज किया है, राइट. पर सिम्टम्स शुरू से थे. दे हैड देयर ओन चैलेंजेस एट प्ले स्कूल. They had their challenges to make them sit and write. So they were different since beginning. It is just we picked up at that stage. Later stage. क्योंकि मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें एक एडल्ट बोल रहे थे कि जिनको जॉब में ज़्यादा जाके तकलीफ शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ सोशल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया, स्कूल तक चला, उन्होंने खुद जाके अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कराया. ये मैंने पॉडकास्ट में उसका सेल्फ नरेशन देखा है. जब उन्होंने खुद जाके डायग्नोज करवाया तो बोला कि हाँ, आपको तो शुरू से ऑटिज्म है. तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या उनको ये बाद में हुआ होगा या शुरू से था, और उस टाइम नहीं किसी ने इसको ज़रूरी समझा होगा कि चलो चीज़ें तो ठीक चल रही हैं. ब्यूटी ऑफ ऑटिज्म कि ऑटिज्म के जो बच्चे हैं हमारे न्यूरो डाइवर्स, वो उस बॉक्स में नहीं है. करेक्ट. अभी भी नॉर्मल इन सोसाइटी में हमारे जो XYZ ये बॉक्स है इसमें नहीं है, दे आर आउट. बट वो मैनेजेबल है, वो हमारी सोसाइटी में मिक्स है. जैसे कि स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो ग्रेड C या D के होंगे, उनको शायद रीडिंग या राइटिंग डिसेबिलिटी है, इसीलिए वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे. उनमें अगर प्लस किसी को कुछ बिहेवियर के इश्यूज है, दे मे बी ऑल्सो इन स्पेक्ट्रम, राइट, बट वो मैनेज हो रहे हैं. दे आर वन ऑफ द फेस ऑफ आवर सोसाइटी, राइट. सो हमें जो बहुत ऑड हैं, जो आउट है, उन्हें इन्हीं में मिलाना है. करेक्ट. अपने में के बीच में ही रखना है. Correct. ताकि वो एडजस्टेबल तरीके से कर पाएँ. राइट. अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो किसी और डोमेन में अच्छा करें. तो उनको उसी तरीके की ट्रेनिंग देनी है कि वो हमारे अंदर ही आ जाए, इंक्लूसिव ही आ जाए हमारे सोसाइटी में. डॉक्टर रजनी, एक और फैंसी टर्म चल रही है, वर्चुअल ऑटिज्म. ये फैंसी टर्म वर्चुअल ऑटिज्म क्या है? क्योंकि हर कुछ रील्स मैंने ऐसी देखी हैं जहाँ बच्चे अपने आप को बोल रहे हैं आई हैव वर्चुअल ऑटिज्म. मतलब they are very this thing proudly talking about it. What exactly is virtual autism? So virtual autism, एक तो हमारे जनरेशन Z के जो बच्चे हैं ना, वो सब के सब virtual autism जो खुद से बता रहे हैं कि हमें ये है, उनका मीनिंग शायद ये होगा कि वो ठीक से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए उनको वर्चुअल ऑटिज्म का वर्ड उन्होंने पिक कर लिया. करेक्ट. मेडिकल टर्म को अपने लिटरल टर्म में यूज़ कर लिया. यस. सो वैसे वर्चुअल ऑटिज्म करके कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है. सो एंड सो की इसकी डेफिनेशन है कि दिस इज़ वर्चुअल ऑटिज्म. ये एक लिटरल टर्म है जो लोगों ने कॉइन किया और यूज़ किया. सो जनरली इसका यूज़ किया जाता है फॉर अ टॉडलर. 1.5 साल 2 साल 1 से 3 साल के बच्चे को टॉडलर कहते हैं. अगर उन्हें स्पीच डिले हैं, प्लस फीचर्स ऑफ ऑटिज्म हैं, एंड उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है. जनरली जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे हैं, तो उन्हें ये बताया जाता है कि ऑटिज्म नहीं है, इट इज़ नॉट अ ट्रू ऑटिज्म, दे हैव सम फीचर्स ऑफ ऑटिज्म, इसीलिए ये वर्चुअल ऑटिज्म है. ऑटिज्म का प्रतिबिंब.
सो नॉट अ रियल ऑटिज्म हाँ, बट अ वर्चुअल ऑटिज्म, which can be corrected easily. करेक्टेड इजीली. सो वो डायग्नोसिस तो रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस है. हाँ. जैसे कि एक 2.5 साल पे हमने बोला वर्चुअल ऑटिज्म, उसको प्रूव कैसे करेंगे जब आपने थेरेपीज की, इंटरवेंशन की, एट द एज ऑफ 3 years यू फील कि ये आउटग्रो हो गया, हाँ, जो भी कंडीशन थी, नाउ द चाइल्ड इज ऑल वेल. करेक्ट सो उस टाइम पे आप बोलेंगे शायद उसे वर्चुअल ऑटिज्म था. था. सो वो हम आज मुझे वर्चुअल ऑटिज्म है या मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है, तो वो था वाली डायग्नोसिस हो गई, इट इज़ नॉट है वाली डायग्नोसिस. करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर रजनी. हमने अभी करंट जितनी भी सिचुएशंस हैं, जो भी रेमेडीज़ हैं, थेरेपीज़ हैं, न्यूट्रिशनल डाइट है, इन सब पे हमने बात करी. करंटली हमारे पास क्या रिसर्च है और आगे हमारा फ्यूचर क्या है कि हम इसको और कैसे इजीली हमारे पेरेंट्स मैनेज कर पाएंगे फ्यूचर में? एआई की जनरेशन में जब हम लीड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या अच्छी ऑप्शंस आ रही हैं? सो ऑटिज्म पे बहुत रिसर्च हो रही है जी. क्योंकि ये बहुत कॉमन है. इनफैक्ट ऐसा माना गया है कि एपिडेमिक है. हम अपने फोरम पे जब पीडियाट्रिशियन कलीग से डिस्कस करते हैं या न्यूरोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं, तो सब डिस्कस करते हैं कि हर ओपीडी में हमें एक दो बच्चे जो कि सस्पेक्टेड या इन स्पेक्ट्रम हमें मिल जाते हैं. तो जब ये इतना ज़्यादा है तो रिसर्च भी उतनी ज़्यादा है. राइट. किसी का सेट हमें रिकमेंडेशन नहीं है, बट रिसर्च बहुत ज़्यादा है. जी. सो पहला कि ऑटिज़म, जैसे मैंने बोला था कि क्लिनिकल डायग्नोसिस है, तो ऐसे न्यूरो इंजीनियरिंग टूल्स आ रहे हैं ओके. जो कि असेसमेंट से नहीं होंगे, जो कि किसी बायोमार्कर बेस्ड होंगे. अच्छा. सो दोज आर इन पाइपलाइंस. क्योंकि अभी क्या है ऑटिज़म डायग्नोसिस में जब जो असेसमेंट कर रहे हैं, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. यस. मुझे फील हुआ कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, करेक्ट. दूसरे को नहीं फील हुआ. करेक्ट. क्योंकि मेरा कल्चरल बैकग्राउंड है, दूसरे बच्चे का उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग होगा. करेक्ट. तो ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है डायग्नोसिस करना. एट वन स्टेज डे 1 पे किसी और ने देखा ASD माइल्ड, सेकंड ने देखा नहीं, दिस इज नॉट ASD. हाँ. सो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है. इट कॉजेज लॉट ऑफ एंजाइटी. यस. डायग्नोसिस ऐसा होना चाहिए कि 3 बंदों ने देखा, तीनों ने एक ही बात बोली. करेक्ट. सो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए न्यूरो इंजीनियरिंग टूल्स आ रहे हैं जो कि बायोमार्कर बेस्ड होंगे. मे बी EEG रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होंगी जो होंगे, या स्पेशल स्कैन्स होंगे. अच्छा. तो वो रिसर्च पे है, हाइपोथेटिकल है इन दिस स्टेज, बट दोज थिंग्स आर देयर. ओके. न्यू रिसर्च बहुत ज़्यादा है गट ब्रेन एक्सेस पे. ओके. जैसे हमने बताया था कि गट इज़ योर सेकंड ब्रेन. यस. सो गट का जो माइक्रोबायोम है, जो गुड बैक्टीरिया वाला पार्ट है, उसके ऊपर रिसर्च है कि ऑटिस्टिक बच्चों का माइक्रोबायोम वर्सेस टिपिकली डेवलपिंग बच्चों का माइक्रोबायोम क्या अलग है. अच्छा. सो दैट माइट लीड टू सम गाइडलाइंस ऑन न्यूट्रिशन फॉर दीज किड्स. ओह. जैसे अभी करंट में है कि ग्लूटेन फ्री डाइट, केजिन फ्री डाइट, करेक्ट. लैक्टोज फ्री डाइट, कीटो डाइट. करेक्ट. सो वन इज फूड मैप, सो नो शुगर डाइट. सो इतनी सारी जो डाइट प्लान्स हैं, इन सब का अभी कोई सेट गाइडलाइंस नहीं है. गाइडलाइन का मतलब क्या कि ये बीमारी है, हमें ये देना है. फीवर है, पैरासीटामोल देना है, दैट्स अ गाइडलाइन, एवरीबडी नोज. हाँ. ऑटिज्म है, क्या सबको GFCF डाइट पर डाल दें? दैट इज़ नॉट अ गाइडलाइन. सो वैसी गाइडलाइन नहीं है. लोगों ने ट्राई किया, दे फाउंड इट यूजफुल एंड देन दे स्टार्टेड यूजिंग इट. ओके. सो अभी आज की डेट में ऐसे नहीं है कि हम सभी ऑटिस्टिक को जनरलाइज करके आप इस डाइट पे जाइए. करेक्ट. नहीं रिकमेंड करते क्योंकि उसके साथ एक रिस्क भी आता है. आप अपने पूरे माइक्रोबायोम को डिस्ट्रॉय करते हैं क्योंकि आपके गट में कुछ बैक्टीरियाज हैं, आपने डाइट ऑल्टर की, वो ऑल्टर हो गए. राइट. बच्चे के जो गट इश्यूज़ नहीं थे पहले, वो नए आने स्टार्ट हो गए. विटामिन डिफिशिएंसीज हो गई, बच्चा ज़्यादा क्रैंकी हो गया, ज़्यादा बिहेवियर एंड स्लीप के इश्यूज़ हो गए. राइट. सो वो अपने एक रिस्क के साथ आता है. सो इसीलिए विदाउट डिस्कसिंग विद योर पीडियाट्रिशियन, चेकिंग द ब्लड प्रोफाइल एंड नोइंग एक्चुअली द चाइल्ड रिक्वायर्स दिस और नॉट, अगर सोचा भी है कि एक्सपेरिमेंटल करना है तो मेरा बच्चा फिट है कि नहीं है डाइट लेने के लिए, करेक्ट, वो भी देखना है. यस. अगर कोई बच्चा है जो बहुत ही लीन है, बॉडी रिजर्व मास कम है, आपने टोटल 0 शुगर पे रख दिया, तो मे बी वो नहीं सस्टेन कर पाए, वो और वीक हो जाए, उसके स्लीप के इश्यूज और आ जाए. सो कोई भी डाइट को अपनाने से पहले डू योर रिसर्च, डिस्कस विद योर डॉक्टर्स एंड देन डिसाइड कि देना है कि नहीं देना है. सो गट ब्रेन एक्सेस पे एक प्रोबायोटिक्स के लिए बहुत रिसर्च चल रहा है, बट अगेन इट इज़ एक्सपेरिमेंटल कि कोई भी प्रोबायोटिक आपने दे दिया एंड इट विल इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ गट ब्रेन एक्सेस कि आपके गट में गुड बैक्टीरियाज हैं, वो इन्फ्लेमेशन कम करती है.
करेक्ट बॉडी के प्रोसेसेस ठीक करती है। करेक्ट अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है यस एंड इन्फ्लेमेशन होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम नीचे भी बैठा हुआ है, यस तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की इंस्टेबिलिटी होती है एंड दोज केमिकल्स विल गो अप एंड क्रिएट लॉट ऑफ हेवॉक, हाइपर एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी, स्लीप इश्यूज, मूड डिसऑर्डर्स। इसीलिए गट हेल्दी होना ज़रूरी है। राइट हाउ डू वी सी गट? भूख लगनी चाहिए, हाँ है ना, टाइम पे जिसको भूख लगती है उसको भूख लगनी चाहिए, खाना हजम होना चाहिए, हाँ पूप आनी चाहिए, नींद होनी चाहिए, हाँ वेट गेन होना चाहिए। राइट सो दैट इज़ हाउ यू नो योर गट इज़ हेल्दी। करेक्ट तो गट ब्रेन एक्सेस पे है, मे बी वी मे गेट सम गाइडलाइंस ऑन दैट। करेंटली नथिंग इज़ कि ये देना ही है। एंड स्टेम सेल थेरेपी इज़ ऑल्सो स्टिल एक्सपेरिमेंट। आई वोंट रिकमेंड कि स्टेम सेल थेरेपी हमें करा लेनी चाहिए या कराने के बाद दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, हमने ये प्रोसेस करा लिया, 15 दिन के बाद एक न्यूरोडाइवर्स चाइल्ड एक बॉक्स से निकल के बिल्कुल ठीक निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। वो भी थेरेपिस्ट पे, थेरेपीज़ पे रहते हैं, वो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल पे रहते हैं, दे आर ऑल्सो ऑन सप्लीमेंट्स, राइट दे माइट ऑल्सो, देयर आर किड्स जिन्होंने 2 सेशंस 3 सेशंस ऑफ स्टेम सेल भी लिए हैं, अच्छा स्टिल दे आर इन स्पेक्ट्रम। ओके दे डू फील कि हाँ बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट है या किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट है, बट देन ये मोड ऑफ थेरेपी है या स्टेम सेल थेरेपी हमें कराना है, ये स्टिल दिस इज़ आउट ऑफ द गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशंस, राइट सो वी डोंट रिकमेंड दैट, बट मे बी शायद नियर फ्यूचर में आ जाए। करेक्ट बट मैं सारे पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि रिसर्च चल रही है, राइट रिसर्च है डायग्नोसिस पे भी, ट्रीटमेंट में भी, जो आज हम नहीं हमें पता है, हाँ। शायद 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर और पता चले। ऑसम बट ट्रेनिंग थेरेपीज रहेगी, राइट कोर ऑफ द सिस्टम में ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहेगा, प्लस माइनस चीज़ें ऊपर नीचे आएंगी, राइट क्योंकि वो आज के डेट में एविडेंस बेस्ड है कि थेरेपीज बच्चे को काम करती है। ऑसम। आई होप आज के पॉडकास्ट से आई थिंक डॉक्टर रजनी ने हमें इतने टेक अवेज दिए हैं कि मैंने उसको हर छोटे छोटे पॉजेज में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। तो ये पॉडकास्ट आई थिंक दोबारा देखने से आपको और अच्छी दोबारा से इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रजनी। फिर भी अगर आपके सवाल रहे हैं तो डॉक्टर रजनी का खुद का एक चैनल है किड्स न्यूरो केयर के, आप उस पर भी जा सकते हैं, उस पर भी ये रेगुलर अपने वीडियोस पोस्ट करती रहते हैं। एंड स्टिल इफ़ यू हैव क्वेश्चंस राइट टू अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।